हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरुकुल बाई एसके में। हम एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं और यह इस सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाएं और उसमें जाकर पहला प्रैक्टिस सेट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन है। क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न? हमारा पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन ए एक विटामिन, ऑप्शन बी एक एंजाइम, ऑप्शन सी एक गोलाकार प्रोटीन और ऑप्शन डी एक कार्बोहाइड्रेट। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक गोलाकार प्रोटीन, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है तापमापी, दूसरा है दाबमापी, तीसरा है हाइग्रोमीटर और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी आइंस्टाइन और ऑप्शन डी प्लैंक। तो सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। और इसको जो है, इस गति सिद्धांत के दो भाग हैं, एक है विशिष्ट सापेक्ष गति सिद्धांत और दूसरा है सामान्य सापेक्ष गति सिद्धांत। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण क्या है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या है? आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध समीकरण है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। राइट ब्रदर्स ने खोज की। ऑप्शन ए टेलीफोन की, ऑप्शन बी हवाई जहाज की, ऑप्शन सी रेडियो की, ऑप्शन डी दूरबीन की। तो राइट ब्रदर्स ने किसकी खोज की थी? हवाई जहाज की खोज की थी। और हवाई जहाज की खोज कब की थी उन्होंने? 17 दिसंबर 17 दिसंबर 1903 को। कब? 17 दिसंबर 1903। 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक से 4 मील दक्षिण से भरी थी इनने जो उड़ान भरी थी पहली। ठीक है। तो राइट ब्रदर्स ने किसकी खोज की? हवाई जहाज की खोज की। कब की? 17 दिसंबर 1903। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा वे करते हैं? ऑप्शन ए गर्मी देकर, ऑप्शन बी शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर, ऑप्शन सी बाहरी वातावरण की ठंड को शरीर में पहुंचने से रोककर और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है? ऐसा वे करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर। क्या? गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा वे करते हैं, ऑप्शन बी शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर। गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं क्योंकि वे कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। चूंकि गर्म कपड़े ऊन के बने होते हैं और ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए गर्म कपड़े ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं और शरीर गर्म रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता मानते हुए उसे निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक माना है? ऑप्शन ए बैंक खाता, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी पासपोर्ट, ऑप्शन डी आयकर रिटर्न भरने के लिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता मानते हुए उसे निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक माना है? ऑप्शन ए बैंक खाता, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड,
ऑप्शन सी पासपोर्ट और ऑप्शन डी आयकर रिटर्न करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयकर रिटर्न करने के लिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी आयकर रिटर्न करने के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी सासाराम में, ऑप्शन सी आगरा में और ऑप्शन डी चौसा में। तो हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। किसमें? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण जो कराया था वो कराया था हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम, ठीक है। कब कराया था? ये कराया था इन्होंने 1564 में। कब कराया था? 1564 में, ठीक है। याद रखिएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। निर्माण किसने कराया था? इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने। कब? 1564 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल जीके गुरुकुल बाई एसके को यदि अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको पहले वीडियो को यहीं पर पॉज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? ऑप्शन ए तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी इबादत खाना की स्थापना और ऑप्शन डी दीन इलाही का आरंभ। तो अकबर के शासन काल में सबसे पहले घटना कौन सी हुई? तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। सन 1563 ईस्वी में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया था। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और 1575 में क्या किया? इबादत खाना की स्थापना। तो 1575 में क्या हुआ? 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई। और दीन इलाही धर्म का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 1582 ईस्वी में। कब हुआ? 1582 ईस्वी में। और तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1563। तो अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई निम्नलिखित घटनाओं में से? तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। इबादत खाना की स्थापना 1575। दीन इलाही का प्रारंभ 1582 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संस्था कितनी है? भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संस्था कितनी है? संस्था नहीं है, ये सही शब्द है संख्या, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन 6, दूसरा है 10, तीसरा है ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 24। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी भाई परमानंद, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन ए इसमें का सही उत्तर होगा, मतलब लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में, ठीक है। कहां पर की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 1913 कब की थी? 1913 ईस्वी में। और कहां पर की थी? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा
की गई? ऑप्शन ए डी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले द्वारा। कब की गई थी? ये की गई थी 24 सितंबर 24 सितंबर 1873, 24 सितंबर 1873। सत्यशोधक समाज क्या है? एक पंथ है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फुले ने की थी। इस पंथ का अच्छा उद्देश्य क्या था? इस पंथ का उद्देश्य था शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक के सिद्धांतों का विरोध किया। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने। कब? 24 सितंबर 1873 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अजमेर, ऑप्शन बी अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा अजमेर। लूनी नदी कहां से निकलती है? यह अजमेर से ही निकलती है और ये कच्छ के रण में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार है। सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार किसके पास है? वो है कर्नाटक के पास। किसके पास है? कर्नाटक के पास। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार कर्नाटक के पास है और दूसरा स्थान किसका है? ओडिशा का। किसका है? दूसरा स्थान ओडिशा का। लेकिन अगर लौह अयस्क के उत्पादन की बात करें, लौह अयस्क के उत्पादन की बात करें तो ओडिशा किस पे आ जाएगा? फर्स्ट पर आ जाएगा। और ओडिशा किस पे आ जाएगा? ओडिशा आ जाएगा हमारा फर्स्ट। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकंड होगा। ठीक है, लौह खनिज का भंडार सबसे ज्यादा कर्नाटक, दूसरे स्थान पर ओडिशा। अगर उत्पादन की बात है कि लौह अयस्क के उत्पादन में कौन प्रथम है, तो वो है ओडिशा और दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? ऑप्शन ए होरनटोट्स, ऑप्शन बी कजाक, ऑप्शन सी हाउसा और ऑप्शन डी किर्गिज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाउसा। क्या निम्नलिखित जनजातियों में कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? तो वो है हमारा हाउसा जनजाति। ठीक है, हाउसा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये नाइजीरिया के मूल निवासी हैं। ये कहाँ के? नाइजीरिया के मूल निवासी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के रामसर स्थानों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकटक झील, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है केवला देव राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी है ऊपरी गंगा नदी। तो ये हमारे चारों के चारों स्थल रामसर साइट में शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन ई और होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, सॉरी, उपरोक्त सभी होना चाहिए था। क्या? ऑप्शन ई हमारा होना चाहिए था ऑल ऑफ देम। क्या होना चाहिए था? ऑल ऑफ देम। ठीक है, कि उपरोक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन भारत के रामसर स्थानों में सम्मिलित नहीं है? उपरोक्त में से सभी के सभी जो है
शामिल हैं। ठीक है, लोकटक झील, सुंदरवन, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और ऊपरी गंगा नदी सबके सब जो है रामसर स्थल में शामिल हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताएंगे। एक प्रश्न है, वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है और सबसे लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देश दिए गए हैं और धातु या उनमें उन देशों में पाए जाने वाले अयस्क के साथ उनका कॉम्बिनेशन दिया गया। तो हमें यह पता करना है कि निम्नलिखित कॉम्बिनेशंस में कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं मिला हुआ है। ऑप्शन ए ब्राजील लौह अयस्क, ऑप्शन बी चीन कोयला, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका तांबा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका तांबा। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका तांबा। ब्राजील में क्या होता है? ब्राजील जो है लौह अयस्क के मामले में तीसरा अग्रणी देश है। क्या है? लौह अयस्क के मामले में ब्राजील तीसरा अग्रणी देश है। और कोयला के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। और दक्षिण अफ्रीका में जो है तांबा बृहद पैमाने पर नहीं उत्पादित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक लंबी तट वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कनाडा। ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा की जो तटरेखा है वो कितने किलोमीटर लंबी है? अगर उसकी लंबाई की बात की जाए तो 2,43,042 किलोमीटर। कितनी है? 2,43,042 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चारू मजूमदार, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही होगा। रिपब्लिक पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने की थी। कब की थी? 30 सितंबर 1956। कब? 30 सितंबर 1956 को की थी। कब की थी? 30 सितंबर 1956 को। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कब की थी? 30 सितंबर 1956 को की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा किस मौलिक अधिकार को बताया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत किस अनुच्छेद में आता है? यह आता है अनुच्छेद 32 में। किस में आता है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन डी प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सार्वजनिक
संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और बाकी जो तीनों हैं यह मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 6। तो राज्यों का नए राज्यों का गठन करने का अधिकार केंद्र के पास है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या करता है? केंद्र को नए राज्यों के गठन का अधिकार देता है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार ही कार्यान्वित करेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए गणराज्य, ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी संघीय और ऑप्शन डी समाजवादी। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अर्थात हमारा उत्तर सी सही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या है? संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। सॉरी, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा, आप संविधान की प्रस्तावना बताएं। आप जो है संविधान की प्रस्तावना को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, ऑप्शन बी पृथक राज्य की मांग, ऑप्शन सी पूर्ण राज्य की मांग और ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उपर्युक्त में से सभी। कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, ऑप्शन बी पृथक राज्य की मांग, ऑप्शन सी पूर्ण राज्य की मांग। तो ये तीनों जो है बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण स्वराज्य की मांग बृहद रूप से भारत के क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित क्यों है? अगर हम इसका उदाहरण देखें, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, और दिल्ली और पांडिचेरी जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? ऑप्शन ए सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन सी जेंडर बस्टिंग योजना और ऑप्शन डी उजाला योजना। तो निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी एक योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उजाला योजना, ऑप्शन डी। अच्छा, उजाला योजना अगर महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के उत्थान से संबंधित नहीं है तो ये किससे संबंधित है? उजाला योजना बिजली की बचत और एलईडी बल्ब से संबंधित है। अच्छा, उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, तो बिजली की बचत और एलईडी बल्ब से संबंधित है। लेकिन अच्छा, उजाला योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ? तो शुरुआत कब हुई थी? 5 जनवरी 2015 को। कब? 5 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सेक्शन 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन किस समिति द्वारा अनुमोदित है? ऑप्शन ए केलकर समिति, ऑप्शन बी थोरात समिति, ऑप्शन सी
चेलैया समिति और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में सेक्शन 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन किस समिति द्वारा अनुमोदित है? ऑप्शन ए केलकर, ऑप्शन बी थोरात, ऑप्शन सी चेलैया और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये किस समिति के द्वारा अनुमोदित है? ये है ऑप्शन ए केलकर समिति के द्वारा अनुमोदित। ठीक है, तो भारत में सेक्शन 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन केलकर समिति द्वारा अनुमोदित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषी विकास था? ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषी विकास था? ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। तो भारत में प्रारंभ की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषी विकास था। यह पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? सी रंगराजन। किसके द्वारा? सी रंगराजन के द्वारा। ठीक है, सी रंगराजन के द्वारा यह योजना तैयार की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका समयकाल जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है वह अभिक्रियाएं जो, ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है वह अभिक्रियाएं जो ऑप्शन ए अभिक्रियाओं के उपरांत रंग उत्पन्न करती हैं, ऑप्शन बी घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती है, ऑप्शन सी ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, ऑप्शन डी पौधे में होने वाली अभिक्रियाओं के अध्ययन में सहायता करती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है वह अभिक्रियाएं जो घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं वह अभिक्रियाएं ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी सल्फर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो यह जो है जो इसकी उपस्थिति होती है वो शरीर में कितने प्रतिशत है? वो है 65%। कितनी है? 65%। कितनी है? 65%। ठीक, और कार्बन कितना पाया जाता है? कार्बन की जो उपस्थिति है वो है 18.5। कितनी है? 18.5। कितनी है? 18.5। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? हाइड्रोजन है 9%। कितना है? हाइड्रोजन है 9%। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है वो है 3.2। कितनी है? 3.2। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 65%, कार्बन 18.5% और नाइट्रोजन की उपस्थिति है 3.2% और हाइड्रोजन है 9%। ठीक, तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहना प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस जी बोस और ऑप्शन सी आर.एन. टैगोर और ऑप्शन डी
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहना प्रारंभ किया? तो हमारा सही उत्तर होगा R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहना प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो महायान संप्रदाय के जो साहित्य की भाषा थी वो थी ऑप्शन ए संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। ठीक है, भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा संस्कृत थी। ठीक, तो हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सीरीज का यह प्रैक्टिस सेट 2 पूरा होता है और हम ऐसे ही प्रतिदिन एक सेट जो है अपलोड करेंगे और आपको जो है बराबर इस सेट को देखना है। और मेरा दावा है कि अगर आप इस प्रश्नोत्तरी को बराबर देखते हैं तो आपके लिए निश्चित ही फलदायी होगी और परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न ज्यों के त्यों मिल जाएंगे। तो चलिए यहीं पर हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इसको जो है अपने छोटे भाई बहनों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इस चैनल पर आगे जाकर एलटी ग्रेड के बाद आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए विषयवार प्रश्नोत्तरी और मटेरियल वगैरह की सीरीज चलाई जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।